जी, आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट उन महत्वपूर्ण टॉपिकों और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, काफ़ी टॉपिकों पर हमने डिस्कशन कर रखा है और उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हमने डिस्कशन कर रखा है। आज हम देखेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लोक सेवा आयोग, संघ सेवा आयोग या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन टॉपिकों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को डीपली नॉलेज लेने का प्रयास करें। जितना अच्छे से आप नॉलेज ले लेंगे दोस्तों, उतना जल्दी आप एमसीक्यू क्वेश्चन को लगा पाएंगे, कुछ क्वेश्चनों को आप लगा पाएंगे दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं शानदार टॉपिकों का जो आज श्रृंखला में लेकर आया हूँ, उसके अंतर्गत देखते हैं क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल की संरचना और संगठन, पहले इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं वायुमंडल क्या है। तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो गैसों का आवरण फैला हुआ है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल। या बाह्य अंतरिक्ष और जीवमंडल के बीच एक सुरचनात्मक सीमा बनाता है। यानी कि ये जो वायुमंडल है, ये बाह्य अंतरिक्ष और जीवमंडल, जिसपे ऐसा मंडल जहाँ पे जीव लोग उपस्थित हैं, उन मंडलों और अंतरिक्ष के बीच क्या बनाता है, एक सीमा बनाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वायुमंडल गैसों का एक गतिशील संग्रह है जो निरंतर गतिमान और परिवर्तित होता रहता है। यानी जो वायुमंडल है वो गैसों का क्या है, एक गतिशील संग्रह, यानी कि बहुत सारे गैसों का एक संग्रह है, यानी स्टोर है, ठीक है, जहाँ इकट्ठा हुए हैं, और ये सब क्या है, गतिशील है, जो निरंतर गतिमान है और बदलती रहती हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर कई परतें बनाती हैं जिन्हें संरचना और तापमान द्वारा शिथिल रूप से परिभाषित किया जाता है। और समझ में आ रही है। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों, कि वर्तमान वायुमंडल की गैसें पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरण का प्रत्यक्ष अवशेष नहीं है। वे ज्वालामुखी विस्फोटों, गर्म झरनों, ठोस पदार्थों के रासायनिक टूटने पर जीवमंडल पुनर्वितरण के माध्यम से प्रगति का एक उत्पाद है। यानी कि जो वर्तमान में वायुमंडल की गैसें हैं वो पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरण का प्रत्यक्ष नहीं है। वे ज्वालामुखी विस्फोटों, गर्म झरनों और ठोस पदार्थों के रासायनिकों के टूटने से जीवमंडल के पुनर्वितरण के माध्यम से प्रगति का एक उत्पाद माना जाता है। अगला क्या है दोस्तों, कि वायुमंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जीवन इसी वायुमंडल का कारण है, अन्यथा पृथ्वी चंद्रमा की तरह बंजर हो जाती। बात समझ में आ रही है। वायुमंडल जो है वो जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है या घटक है, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर जीवन बना हुआ है, वायुमंडल के कारण बना हुआ है। नहीं तो जो पृथ्वी है दोस्तों वो क्या हो जाती, चंद्रमा की तरह बंजर हो जाती। अगला क्या है, कि यह पृथ्वी को सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से भी बचाता है। ये जो आपका वायुमंडल है ये क्या करता है दोस्तों, कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें से जो हानिकारक विकिरण जो निकलती है उसको क्या करती है, उससे पृथ्वी को बचाती है, यानी पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह लघु तरंग विकिरण यानी सूर्य से अनुमति देकर और लंबी तरंग स्थलीय विकिरण पृथ्वी की सतह से यानी कि रोक कर ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। यानी जो पृथ्वी की सूर्य से आने वाली किरण से भी बचाता है, लघु तरंग विकिरण की अनुमति देकर ये क्या करता है, स्थलीय विकिरण को रोककर ग्रीन हाउस के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कि सभी जीवन रूपों को अपनी जीव भौतिकी परिक्रियाओं को पूरा करने के लिए तापमान की एक विशेष सीमा और सौर विकिरण की आवृत्तियों की एक विशिष्ट श्रृंखला की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों,
सभी जीवन रूपों को, यानी कि चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो जानवरों का जीवन हो, चाहे मनुष्यों का जीवन हो, वो अपनी जीव भौतिकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने जीवन स्तर को पूरा करने के लिए तापमान की एक विशेष सीमा और सौर विकिरण की आवृत्तियों की एक विशेष श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है। वायुमंडल कुछ आवृत्तियों को अवशोषित करता है, यानी बहुत सी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और सौर विकिरण की कुछ अन्य आवृत्तियों को पारित करता है, यानी कि सौर विकिरण की कुछ अन्य आवृत्तियों को क्या करता है, पारित कर देता है, यानी फैला देता है। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो वायुमंडल सौर विकिरण के प्रवेश को नियंत्रित भी करता है, यानी जो वायुमंडल है वो सौर से निकलने वाली विकिरण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर तापमान को भी निश्चित सीमा के भीतर रखता है, यानी जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह पर तापमान को क्या करता है, एक निश्चित सीमा के अंदर बनाए रखता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की सतह पर दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान मौजूद रहेगा, यानी किसकी अनुपस्थिति में, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की सतह पर दिन और रात के बीच में जो तापमान होता है वो क्या होता है, मौजूद रहता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर तापमान को भी निश्चित सीमा के भीतर रखता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की सतह पर दिन रात के बीच अत्यधिक तापमान मौजूद रहेगा। अगला क्या कह रहा है कि वायुमंडल उल्का पिंड जैसी अलौकिक वस्तुओं की भी देखभाल करता है, जो घर्षण के कारण वायुमंडल सटीक रूप से मेसोस्फियर से गुजरते समय जल जाते हैं, यानी कि जो वायुमंडल क्या करता है कि उल्का पिंड जैसी क्या कहते हैं, अलौकिक वस्तुओं को भी क्या करता है, देखभाल करता है, जिससे कि जो घर्षण का समय होता है उसके कारण क्या होता है, जो वायुमंडल से गुजरते समय क्या होता है, जल जाते हैं, उसको भी जलने से रोकता है। आइए अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मेरे दोस्तों क्या है कि वायुमंडल में गैसें जो हैं तटस्थ अनावेशित कणों से बनी होती हैं। अगला क्या कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर गैस चरण में परमाणु रासायनिक बंधों में अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैसों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो कुछ चरणों में क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंधों में या अन्य परमाणुओं के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा यानी आदान प्रदान करते हैं, ताकि उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक स्थिर भरे सेल विन्यास तक पहुंच सके। यानी कि जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें परमाणु ही तो क्या करता है, साझा करता है ना, जो बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो आयनिक बंध हो, चाहे वो उपसहसंयोजी बंध हो या सहसंयोजी बंध हो। तो ये सब क्या है, इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है दोस्तों। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड जिसको कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। यानी साझा कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जिससे हमारा भी काम चल जाए और आपका भी काम चल जाए। मान लीजिए जैसे कि कोई हॉस्टल में मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, और अगर वो एक अलग-अलग सबके पास चादर है और अचानक सर्दी के कारण किसी के पास चादर नहीं है, तो दूसरे को क्या कर लेगा, अपनी चादर में बुला लेगा, जिससे कि उसको भी सर्दी नहीं लगेगी और आपको भी सर्दी नहीं लगेगी। तो दोनों को सर्दी नहीं लगेगी एक ही चादर में, तो वही क्या हो जाएगा, उनका भी काम चल रहा है, उनका भी। तो यही चीज़ होती है दोस्तों साझा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि वायुमंडल की जो संरचना क्या है कि वायुमंडल में गैसें क्या होती हैं, तटस्थ होती हैं और आवेशित कणों से बनी होती हैं। उत्कृष्ट गैसों को अगर हम छोड़ दें तो कुछ गैसों के चरण में क्या होता है कि जो परमाणु रासायनिक बंधों में अन्य परमाणु के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक स्थिर बड़े विन्यास तक पहुँच सके, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सके, उनका अष्टक पूरा हो सके। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उत्कृष्ट गैस परमाणुओं और कई प्रकार के अणुओं का मिश्रण होती है। जो वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं और गैसों में परमाणु होते हैं, और परमाणु क्या होता है, उसमें कई प्रकार के अणुओं का मिश्रण होता है। अब देखते हैं वातावरण का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। तो वातावरण का निर्माण दोस्तों होता है गैसों से, भाप से और कण से, यानी कि पार्टिकल से, वेपर से और गैसेस से। आइए इसके अलावा आगे बात करते हैं। तो इसके अलावा बात की जाए तो इससे बड़ी संख्या में ठोस तथा तरल कण होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से एरोसॉल कहा जाता है या एरोसोल कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो ठोस या तरल होते हैं उसके जो कण होते हैं उसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, एरोसोल का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों गैसों के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्वच्छ शुष्क हवा का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। शेष गैसें अधिकतर निष्क्रिय और वायुमंडल का लगभग 1% हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कोई 100% है, 100% में 99% किसका हिस्सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हिस्सा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये नाइट्रोजन को N से और उसको ऑक्सीजन को O से, तो इन दोनों का मिश्रण होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि N2 और O2 ये क्या होता है? मिश्रण होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये 99% होता है 100% में वायुमंडल में, और बाकी कुछ अन्य गैसें होती हैं। अगले देखते हैं कि ऑक्सीजन हालांकि वायुमंडल की कुल मात्रा का केवल 21% है। गैसों में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है ऑक्सीजन है दोस्तों। सभी जीवित जीव जन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण यौगिक बना सकता है। साथ ही ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। यानी कोई भी चीज़ें जो जलती हैं वो ऑक्सीजन के बिना क्या है? संभव नहीं हो सकती है। और ऑक्सीजन जो अन्य तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड जैसे क्या बनाती है? यौगिक बनाते हैं। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन कुल वायुमंडल के आयतन का 78% होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में परसेंट कितना होता है? 78% होता है। यह एक अपेक्षाकृत अकरी गैस है और सभी कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को पतला करके दहन को नियंत्रित करना है। यह प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण में भी मदद करता है। बात समझ आई दोस्तों? तो नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल का 78% है और ये अक्रिय गैस है और सभी कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन को पतला करना और उसके बाद उसके दहन को कंट्रोल करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो शुष्क हवा का केवल 0.038% है और दहन का एक उत्पाद है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग भोजन बनाने, अन्य जीव भौतिकी प्रक्रियाओं को चालू करने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा एक कुशल अवशोषक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु संबंधी अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऊष्मा ऊर्जा बजट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यानी जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो इसमें तेल, कोयला, प्राकृतिक गैसें के जलने से वृद्धि के साथ, यानी कि अगर उसमें जलन में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है कि अधिक ऊष्मा अवशोषण, यानी कि ऊष्मा का अधिक अवशोषण हो रहा है। इससे वायुमंडल के निचले स्तर पर तापमान में वृद्धि हो सकती है जिससे जलवायु में भारी बदलाव आ सकता है। यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अर्थ होता है उपस्थिति का, उससे क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और इससे वायुमंडल का जो निचला स्तर है उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है जिससे क्या होता है? जलवायु में भारी बदलाव आ सकता है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है वो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। अगला है तीसरी महत्वपूर्ण गैस जो होती है वो आर्गन होती है जो केवल 0.93% होती है वायुमंडल में। अगला है ओजोन, वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस है जो वास्तव में एक प्रकार का ऑक्सीजन अणु भी है जिसमें 2 के बजाय 3 परमाणु होते हैं। यह वायुमंडल के आयतन के हिसाब से 0.0006% से कम बनता है और असमान रूप से वितरित होता है। यानी कोई समान रूप से वितरित नहीं होता कि बराबर बराबर, या 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है जहां ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है। यह अधिक ऊंचाई पर बनता है और नीचे की ओर ले जाया जाता है। किसकी बात की जा रही है? ओजोन की बात की जा रही है। अगला है ओजोन जो है प्यारे दोस्तों वो सूर्य से आने वाली हानिकारक वैज्ञानिक विकिरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों वायुमंडल। तो वायुमंडल में लगभग नगण्य मात्रा में पाई जाने वाली अन्य गैसें नियॉन, हीलियम,
नाइट्रोजन, किसनन, क्रिप्टन, मीथेन आदि आते हैं। अब देखते हैं जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर के बारे में। महत्वपूर्ण पॉइंट पहला क्या है कि वायुमंडल में वाष्प की जो मात्रा के अनुसार 0 से 5% तक होती है। क्या? वाष्प की मात्रा की अगर बात करें तो वायुमंडल में 0 से 5% तक होती है। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल वाष्प जल निकायों जैसे समुद्र और महासागरों, झीलों, टैंकों, तालाबों, नदियों आदि वनस्पतियों और मिट्टी के आवरण से नमी और पानी के वाष्पीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला है कि वाष्प तापमान पर निर्भर करता है और इसलिए ध्रुवों की ओर तापमान घटने की प्रक्रिया में या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। तापमान की बात की जा रही है, दोनों वाष्प की बात करें तापमान पर निर्भर करता है। अगला है 50 डिग्री और 70 डिग्री अक्षांश पर नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतही हवा में वाष्प की जो सामग्री है वो क्रमशः 2.6%, 0.9% और 0.2% के अनुसार है। अगला है वाष्प की मात्रा ऊपर की ओर घटती जाती है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है कि जो वाष्प की मात्रा है वो दोस्तों वो घटती जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि कुल वायुमंडलीय वाष्प का 90% से अधिक भाग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला है वायुमंडल में नमी की मात्रा कई प्रकार के संघनन और वर्षा का निर्माण करती है, जैसे बादल, कोहरा, ओस, वर्षा, पाला, ओलावृष्टि, बर्फ और बर्फबारी। आगे है आने वाले शार्ट वेव और सौर विकिरण के लिए वाष्प लगभग पारदर्शी है ताकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंगे बाधाओं के बिना पृथ्वी की सतह तक पहुंच सके, लेकिन बाहर जाने वाले लॉन्ग वेव स्थानीय विकिरण के लिए वाष्प कम पारदर्शी होती है और इसलिए यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के निचले हिस्से को गर्म करने में मदद करता है, क्योंकि यह अवशोषित करता है स्थलीय विकिरण को। ये देखिए ये स्पेस दिया हुआ है दोस्तों कि सोलर सॉफ्ट वेव रेडिएशन कैसे होता है कि पहले उसकी किरण बादल से होते हुए ज़मीन पे आई और अर्थ से होकर के वापस वो रिफ्लेक्ट कर गई सोलर रेडिएशन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं दोस्तों कणिका तत्व के बारे में, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। पहला क्या कह रहा है कि वायुमंडल में मौजूद ठोस कणों में रेत के कण अपेक्षाकृत चट्टानों से और ज्वालामुखी राख से भी प्राप्त होते हैं। पराग कण, छोटे जीव, कालिक, समुद्री नमक शामिल हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में उल्काओं के टुकड़े भी हो सकते हैं जो वायुमंडल में जल जाएं। अगला है ये कण सौर विकिरण को अवशोषित करने, प्रतिबंधित करने और बिखरने में मदद करते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल और नारंगी रंग के विविध आकर्षण रंग जोड़ते हैं। अगला है धूल के कणों द्वारा सौर विकिरण के चयनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि धूल के कणों के द्वारा जो सौर विकिरण के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है नमक के कारण ही ड्रोस्कोपिक नाभिक बन जाते हैं और इस प्रकार पानी की बूंदों, बादलों और विभिन्न प्रकार के संघनन और वर्षा के निर्माण में मदद करते हैं। अगला है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। ये क्या होता है कि मुक्त हवा में एक सूक्ष्म कण जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नमक, धूल या धुआं जिस पर जलवाष्प संघनित होकर बूंदें बना सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे वायुमंडल की संरचना, लेकिन रचना के आधार पर। देखिए वायुमंडल की जो संरचना है वो घनत्व, दबाव, तापमान और भिन्नता के अनुसार विभिन्न परतों में विभाजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं रचना के आधार पर समताप मंडल और विषम मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल वायुमंडल के दो भागीय विभाजन का निचला खंड है और इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल नामक 3 क्षेत्र शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की मौसम परत है। इसमें लगभग सभी मौसम की स्थितियां शामिल हैं। जैसे आप ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है और सबसे निचली परत में क्या होता है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल ये मध्य क्षेत्र होता है। मध्य मंडल समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। अगला तीनों क्षेत्रों में वायु की संरचना समान है, हालांकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हवा की सांद्रता काफ़ी कम होती जाती है। अगला पॉइंट क्या है कि यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी से क्षोभ मंडल की दूरी बताई जा रही है किलोमीटर। अब देखते हैं विषम मंडल दोस्तों। तो विषम मंडल की बात करें तो विषम मंडल एक वायुमंडलीय परत है जहां बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ आणविक प्रसार द्वारा गैसों को अलग किया जाता है ताकि हल्की प्रजातियां भारी प्रजातियों के सापेक्ष अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाएं। अगला है विषम मंडल में दो क्षेत्र होते हैं, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। इन दोनों क्षेत्रों को बाह्य
अंतरिक्ष माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों कि बाह्य वायुमंडल विषम मंडल का निचला क्षेत्र है। बाह्य मंडल विषम मंडल का शीर्षक क्षेत्र है और यह 80 किलोमीटर से शुरू होकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये एक्सोस्फीयर दिया हुआ है, उसके बाद थर्मोस्फीयर दिया हुआ है, मेसोस्फीयर दिया हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर दिया हुआ है और ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। दोस्तों थर्मोस्फीयर में तापमान क्या होता है दोस्तों, लगभग रुक सा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तापमान में परिवर्तन के आधार पर कैसे उसमें हम कर सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आइए आइए देखा जाए। अब है दोस्तों तापमान में परिवर्तन के आधार पर, तो तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिमंडल। क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, मध्य अक्षांश पर 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 75 से 80% क्षोभ मंडल में है। भूमध्य रेखा पर मोटाई अधिक होती है क्योंकि गर्म हवा अधिक ऊंचाई तक उठती है। अगला है कि क्षोभ मंडल ट्रोपोपाज के साथ समाप्त होता है। अगला है इस परत में तापमान जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से गिरता है और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस और ट्रोपोपाज पर भूमध्य रेखा पर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान में अधिक गिरावट के कारण है क्षोभ मंडल की अधिक मोटाई यानी कि 18 किलोमीटर। अगला है तापमान में गिरावट को लैप्स रेट कहा जाता है और भविष्य की पोस्ट में इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। अगला है क्षोभ मंडल को तापमान व्युत्क्रमण, अशांति और भ्रमण द्वारा चिन्हित किया जाता है। अगला है दोस्तों, यह पूरे वायुमंडल में मौसम विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लगभग सभी मौसमी जो घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि, ये सभी क्या होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। इसे संवहन क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि सभी संवहन ट्रोपाज पर रुक जाते हैं। अगला क्षोभ मंडल मौसम का रंगमंच है क्योंकि सभी चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान और वर्षा यहीं होती हैं क्योंकि सभी जलवाष्प और ठोस कण इसी में स्थित होते हैं। अगला है क्षोभ मंडल ऋतुओं और जेट धाराओं से प्रभावित होती है। क्षोभ सीमा की बात करें तो क्षोभ सीमा वायुमंडलीय सीमा है जो समताप मंडल और से क्षोभ मंडल पर सीमांकन करती है। यह पर निरंतर तापमान द्वारा चिन्हित होती है, यानी जो क्षोभ सीमा होती है वो वायुमंडल की सीमा होती है जो समताप मंडल से क्षोभ मंडल के बीच पर आती है। आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों समताप मंडल। तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और दुनिया भर में 50 किलोमीटर तक समान रूप से फैला है। इस परत में तापमान कुछ दूरी तक स्थिर रहता है लेकिन फिर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक बढ़ जाता है। अगला क्या है कि यह वृद्धि ओजोन की उपस्थिति के कारण हानिकारक पराबैंगनी विकिरण ओजोन द्वारा अवशोषित होता है। अगला है यह परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है जो हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए सबसे आदर्श स्थिति बनाती है। इसलिए हवाई जहाज़ निचले समताप मंडल में उड़ते हैं, कभी कभी ऊपरी क्षोभ मंडल में जहां मौसम शांत होता है। यानी कि जितने भी विमान है वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं और समताप मंडल के निचले हिस्से में उड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी सीरस बादल इस परत में निचले स्तर पर मौजूद होते हैं। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक फैला है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस परत में तापमान फिर से कम होता जाता है और अपने न्यूनतम औसत -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ताकि यह तापमान अलग अलग हो सकता है। समरूप परत जो होती है वो मध्यमंडल तक फैली होती है। मेसोस्फीयर ऊपरी सीमा पर दूसरी परत में फैले आयनों की एक परत मौजूद होती है। अगला है आयनों या अवशोषित कणों की यह परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायक होती है और दूरसंचार में भी यह मदद करती है। अब आता है दोस्तों वायुमंडल। तो थर्मोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो होता है बहुत तेजी से बढ़ता है वायुमंडल में। उसके बाद है आयन मंडल, इसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैला है, यानी जो आयन मंडल की जो परत है वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैला है। अगला है यह परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। दरअसल पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। अगला है कि थर्मोस्फेयर के अत्यधिक कम दबाव के कारण व्यक्ति को गर्मी महसूस नहीं होती। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। हालांकि तापमान अधिक है, वातावरण अत्यंत दुर्लभ है, गैस के अणु सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए इस परत में किसी व्यक्ति या वस्तु को गर्मी महसूस नहीं होती है। अगला क्या है, इस परत में निचले भागों में अरोरा देखे जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आयनमंडल के बारे में। तो आयनमंडल से संबंधित पहला पॉइंट क्या है कि यह परत 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है और यह एक विद्युत आवेशित परत होती है। अगला है, यह ऊपरी मेसोस्फीयर से थर्मोस्फीयर तक स्थित है। अगला है, आवेशित कण कॉस्मिक किरणों, गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणों की छोटी तरंग दैर्घ्य के अवशोषण द्वारा आयनित होते हैं। अगला है, इसी परत में आने वाले अंतरिक्षयान और उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म होने लगते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सूर्य के विकिरण के कारण तापमान फिर से ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। अब देखते हैं बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल की बात करें दोस्तों तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो आयन मंडल से परे लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अगला है, हवा अत्यंत दुर्लभ है और परत के माध्यम से तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। हवा के माध्यम से हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अगला है, परत के माध्यम से तापमान धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि यह सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यह परत अंतरिक्ष में मेल खाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की माफ़ कीजिएगा, प्रश्न नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिकों का एक बहुत ही सुंदर सेगमेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। बस आप इस चैनल का सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।